हाय एवरीवन, वेलकम टू इविट कैश क्लासेस। हम लोगों ने अभी तक 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया इकोनॉमिक्स का, क्लास 11th का। इन 6 चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा? इन 6 चैप्टर में हमने एक पूरे जर्नी को पढ़ा, हमारे देश यानी इंडिया के इकोनॉमिकल जर्नी को पढ़ा कि ब्रिटिश काल में इकोनॉमी कैसी थी और जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद हमने क्या क्या सुधार किया और आज हम कहाँ तक पहुंचे। हम लोग जब डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, ये सारी बातें हो गई थी। हम अब एक ऐसे देश में रह रहे थे जहां हम अपने लिए प्रोडक्ट्स बना पा रहे थे। हम अपने लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इतना तैयार कर पा रहे थे ताकि हमारा डिपेंडेंसी हम पर हो। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या क्या आई? हमने जब डेवलप्ड कर लिया अपने आप को, डेवलपिंग प्रोसेस में डाल लिया अपने आप को, इंडस्ट्रीज बड़ी कर ली अपने लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा कर लिया, तो हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या आई वो ये आई कि हमारा जो डेवलपमेंट का बेस था वो इस चीज पे निर्भर था कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके उस डेवलपमेंट को कर रहे थे। और नेचुरल रिसोर्सेस का प्रॉब्लम क्या है? वो लिमिटेड है। अगर कोई चीज लिमिटेड है और आप लगातार उसका कंजम्पशन करोगे तो कोई ना कोई दिन आएगा जब वो रिसोर्स खत्म हो जाएगा। और अगर वो रिसोर्स खत्म हो जाता है तो आप जिस चीज के लिए यूज टू हो चुके हो वह उसी से आपका पूरा इकोनॉमी रन कर रहा है, और जिस दिन वो रिसोर्स खत्म हुआ उस दिन आप अपने इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाओगे? तो ये सारी समस्याएं आई। और सबसे बड़ी जो समस्या आई वो ये आई कि डेवलपमेंट के दौरान वुमेन ने ज्यादा चीजें कंज्यूम करना शुरू कर दिया। पहले हम लिमिटेड संसाधनों के थ्रू जीवन जीते थे। जब डेवलपमेंट आई तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा बढ़ा या चेंज हुआ, जो भी कह लो आप। उसके कारण से हमने मल्टीपल प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू किया। जब मल्टीपल प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू किया तो वो कचरा भी तो बना रहे थे हम, क्योंकि वो कंजम्पशन कहीं ना कहीं जाके तो खत्म होगा। मान लो आपने मकान बनाया तो वो 50-60 साल में खत्म हो जाएगा, और जब वो खत्म होगा तो आप उसे तोड़ोगे, और तोड़ोगे तो वो कितना सारा कचरा प्रोड्यूस करेगा। इंसान ने प्लास्टिक्स बनाई, प्लास्टिक के कारण क्या हुआ? वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। कैरी बैग उसके काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, और इतने पॉपुलर हुए कि सबसे बड़ी समस्या ही प्लास्टिक बन गई ह्यूमन पूरे सिविलाइजेशन के लिए। अब इस तरह से आप जब देखोगे तो मशीन मतलब आदमी जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो कचरा प्रोड्यूस करने का एक मशीन सा बन गया। उसने डेवलपमेंट की आड़ में इतना कचरा प्रोड्यूस किया, इतना कचरा प्रोड्यूस किया कि हम लोगों को अब सोचना पड़ रहा है कि इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कैसे बढ़े। अब हम एक ऐसे डेवलपमेंट की बात करते हैं जो इन्वायरमेंट को बैलेंस करे। हम लोग इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करें, इतना कंज्यूम ना करें कि उसके सारे रिसोर्सेस ही खत्म कर दें। अगर उसके सारे रिसोर्सेस हम खत्म करेंगे तो बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं जो दोबारा नहीं बनाए जा सकते। जब वो वैसे रिसोर्स जो दोबारा नहीं बनाए जा सकते उसे हम लाएंगे कहां से? और जब नहीं लाएंगे तो हमारे डेवलपमेंट का सस्टेनेबिलिटी कहां रहेगा? फिर तो वो डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इसी सब मुद्दों पे इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे एक ऐसा अप्रोच अपनाया जाए कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को मर्ज करके एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि हम इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म पहुंचाकर डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ सके। तो चलते हैं इस चैप्टर के कंटेंट पर। और हमारे पढ़ने का तरीका आपको पता है कि हम लोगों ने ये पीडीएफ फाइल्स बनाए हुए हैं, और इस पीडीएफ फाइल में कंटेंट जो है मल्टीपल सोर्सेस से लिया गया है ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। और इसके जो स्लाइड्स हैं वो आपको काफी हेल्प करेंगे। वो किस तरह से हेल्प करेंगे कि स्लाइड में पिक्चर और टेक्स्ट को मर्ज करके काफी आसान भाषा में चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। तो इसे जब भी आप रिवाइज करोगे पढ़ने के बाद तो आप इजिली इसे कर सकते हो, कि रिवीजन कर सकते हो। और इससे फायदा आपको क्या होगा? जब रिवाइज करोगे तो 5 से 10 स्लाइड में आप इसे पूरे तरह से कंज्यूम कर पाओगे।
तो हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर को बनाना था जिसमें हम लोग डेवलपमेंट भी कर सकें और अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रख सकें। तो चलते हैं स्लाइड्स पर जिसके थ्रू जानेंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या-क्या कंटेंट है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट के डिफिनेशन को जानेंगे और उनके फंक्शंस को जानेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी चीज कर रहे हैं उस वो सारा उस चीज का बेस जो है वो इन्वायरमेंट ही है, क्योंकि किसी भी तरह का जब डेवलपमेंट होगा तो उसका रॉ मटेरियल हम लोग इन्वायरमेंट से ही पाएंगे और उसी को फंक्शन करके हम एक डेवलपमेंट की तरफ एक राह बनाएंगे। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया का इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि इंडिया के इन्वायरमेंट को समझा जाए और उसको उसी बेस पर हम लोग देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया जैसे स्ट्रक्चर में कैसे पॉसिबल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एक चीज है कि स्ट्रेटेजीज हम लोग कैसे अपनाएं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ताकि ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें हम लोग क्या क्या ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। अब आगे चलते हैं स्लाइड पर। इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? बायोटिक एलिमेंट। इन्वायरमेंट एक्चुअली दो तरह के तत्वों से मिलकर बना है। पहला बायोटिक एलिमेंट है जिसमें लिविंग थिंग है, जिसमें एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग सारे एक साथ आते हैं। दूसरा एबायोटिक एलिमेंट है जिसमें नॉन लिविंग थिंग, रॉक, सनलाइट और वाटर सब आते हैं। तो बायोटिक एलिमेंट को जब हम देखते हैं तो इसमें लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि ह्यूमन क्रिएचर हो गया, पेड़ पौधे हो गए और एनिमल हो गया। ए बायोटिक एलिमेंट जब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज आता है, इसमें रॉक आता है यानी कि पहाड़ पत्थर जो हम देख रहे हैं, सनलाइट जिसको हम रोज देखते हैं, धूप जिसे बोला जाता है, और वाटर पानी जैसे एलिमेंट, ये ए बायोटिक हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। फंक्शन क्या है इन्वायरमेंट का? इन्वायरमेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन करती है। बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी है जो इन्वायरमेंट में होती है और हमें पता नहीं चलता। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है। जब आप देखोगे कि समुद्र के अंदर कितनी बायोडाइवर्सिटी है, आप इन्वायरमेंट को देखोगे, आप ब्रह्मांड को देखोगे, यानी आकाश को देखते हो, वो एक अलग दुनिया है। धरती जिस पर हम रहते हैं वो एक अलग दुनिया है। वाटर जो समुद्र जिसको हम लोग सी बोलते हैं वो एक अलग दुनिया है। और इसमें मल्टीपल तरह के चीजें हैं और वो मल्टीपल तरह का फंक्शंस ड्राइव करती है। तो फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट में जब आप देखोगे तो इसमें वेजिटेशन, एनिमल, मिनरल, वाटर सब आते हैं। दूसरा है एसेसिमिलेटेड वेस्ट। अब वेस्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। वेस्ट से मेरा मतलब है कि ह्यूमन सबसे बड़ा मशीन बन गया है वेस्ट को जनरेट करने के लिए। सस्टेनेबल लाइफ के तरफ जाते हैं तो सस्टेनेबल लाइफ कौन कौन सा चीज जी रहा है, यानी इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में ही बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे समुद्र में भी होते हैं। तो पूरे यूनिवर्स में जिस भी तरह का प्लांट और एनिमल एग्जिस्ट करता है और वो जो लाइफ जीता है उसे सस्टेंस लाइफ बोलते हैं। एस्थेटिक सर्विसेज, सीनरी, ब्यूटी। एस्थेटिक सर्विसेज क्या है? तो सीनरी और ब्यूटी है, यानी कि वो एक तरह से सीनरी और ब्यूटी को दिखाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो आप देखिए कि क्या डिफरेंस है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में। रिन्यूएबल का मतलब है जिसे हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं। वैसे संसाधन जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं उसे रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं, और जिसे रिन्यू नहीं कर सकते उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? वो ट्रीज है, वो फिशेस है, कि पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, फिश बहुत सारे हैं। दीज रिसोर्सेस आर इन कंटिन्यूअस सप्लाई। ये जो रिसोर्सेस हैं वो कंटिन्यूअस सप्लाई में है। यानी कि ट्रीज जब हम देखते हैं तो ट्रीज को अगर आप काट दो तो वो फिर से ग्रो हो जाता है, यानी रिन्यू हो जाता है। फिशेस अगर हम खा लें तो फिशेस मल्टीपल तरीके से रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को। बहुत सारे आर्टिफिशियल बीज आ गए जिसके थ्रू फिश डेवलप होता है। तो ये सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसे हम फिर से बना सकते हैं।
इसीलिए इसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। और एक है नॉन रिन्यूएबल, यानी हम इसे फिर से नहीं बना सकते क्योंकि ये बहुत लंबे प्रोसेस से बना हुआ है। तो उसमें कोल आता है और पेट्रोलियम आता है। तो कोल जो है, कोयला जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और सारी चीजें होती है, वो उसको जब हम देखते हैं तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में दिखता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो है जो कि फिर से नहीं बन सकता। कोयला से बहुत सारा काम होता है, कोयला से एनर्जी जनरेशन होता है, कोयला से पहले ट्रेन्स चलती थी, यानी एक बड़ा इकोनॉमी हमारा कोयला से ड्राइव होता है। और बिना एनर्जी के आप सोचो कि देश रुक जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। इसके लिए कोयला कितना जरूरी है। दूसरा है पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम से मेरा मतलब है तेल, ग्रीस, मोबिल वगैरह, इससे जो है रन करता है सारा मशीनरीज। इन दोनों का जो मात्रा है, ये दोनों चीज हम निकालते कहाँ हैं? धरती के अंदर से और समुद्र तल के अंदर से। और इनका जो ये है मात्रा है, क्वांटिटी है, वो लिमिटेड है। एक बार अगर ये खत्म हो गया तो दोबारा हम इसे जल्दी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिस तरह से हम पौधे को उगा सकते हैं और फिश को फिर से डेवलप कर सकते हैं। तो इस दो तरह के रिसोर्सेस हमारे पास हैं, एक फिर से पैदा किया जा सकता है और दूसरा फिर से पैदा नहीं किया जा सकता है। This chapter is all about to make balance between development and environment. Both are necessary for human civilization. So we have to make sure that effect on environment through development work should be minimum. Let's check some fact. अब आते हैं कि इस चैप्टर में ऑल अबाउट, यानी सबसे ज्यादा जो चर्चा की गई है वो इस बात के लिए है कि हम लोग बैलेंस बनाएं, किसके बीच? डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच, ताकि हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो सके कि हम डेवलप भी करें और बिना इन्वायरमेंट को ज्यादा क्षति पहुंचाए। और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन को हम लंबा ले जाना चाहते हैं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें हम डेवलपमेंट को इस तरह से देखें कि इकोनॉमी नहीं, इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म पहुंचाकर हम उस डेवलपमेंट को कर सकें। तो आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है वैसा डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म रहे, यानी समथिंग विच कैन बी मेंटेन्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वैसा कुछ जो लंबे समय तक मेंटेन किया जा सके। क्योंकि अगर आप वैसे रिसोर्सेस को खत्म कर दोगे जो रिन्यू नहीं हो सकता, तो उसे लॉन्ग टर्म कैसे सस्टेन कर पाओगे? तब तो डेवलपमेंट ही रुक जाएगी, क्योंकि वो वस्तु ही खत्म हो जाएगा जिसपे आप आधार बना के डेवलप कर रहे थे। दूसरा है डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर करेंट जनरेशन। प्रोग्रेस, हम लोग डेवलपमेंट को कैसे करें? प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर करेंट जनरेशन। तो डेवलपमेंट भी जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी भी जरूरी है, और दोनों को मिला दें तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना होगा जिसमें हमारा जो डेवलपमेंट है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो। वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीडेड? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? तो फैक्ट्रीज इन सिटीज, जो फैक्ट्री है वो सिटी में है, क्रिएटिंग डेवलपमेंट बट जनरेटिंग पॉल्यूशन। फैक्ट्रीज इन सिटी, जो शहर में सिटीज हैं, वो डेवलपमेंट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन वो पॉल्यूशन भी पैदा कर रहे हैं। बैड एयर क्वालिटी, क्रिएटिंग हेल्थ प्रॉब्लम, इम्पॉसिबल टू लिव इन सिटी। यानी इसके कारण से क्या होता है? बैड एयर क्वालिटी, यानी हमारा जो वायु है वो खराब होता है। और वायु हमारे लिए कितना जरूरी है? हम लोग सांस ही उससे लेते हैं, सांस हमारा बेसिक नीड है। तो अगर वायु गंदा हो जाएगा तो हमें विभिन्न तरह का बीमारी होना शुरू हो जाएगा, हमारे हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। तो इस तरह का डेवलपमेंट फ्यूचर में बहुत खतरनाक दिखता है। टुडे पेट्रोलियम एक्सक्रीटेड, हम लोग क्या कर रहे हैं? हर एक व्हीकल्स में पेट्रोलियम यूज होता है, डीजल और पेट्रोल का यूज होता है। और आप सोचो कि ये लिमिटेड मात्रा में धरती के अंदर है, अगर ये खत्म हो गया तो हमारा पूरा इकोनॉमी ही रुक जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हमें ये बताता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी है हमारे लिए। हाउ टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब हम इसमें देखेंगे कि क्या हम उपाय कर सकते हैं जिससे हम
सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। तो प्रॉब्लम क्या है, मोर ट्री कट, जो ज्यादा से ज्यादा ट्री कट है उसे हम रोकें, लेस ग्रोन। और ये प्रॉब्लम है हमारा कि हम ज्यादा पेड़ काटते हैं और कम उगाते हैं। तो इसका समाधान क्या है, लेस ट्री कट, कम पेड़ को काटा जाए और ज्यादा उगाया जाए, जिससे पेड़ों की संख्या जो है धरती पे वो ज्यादा बनी रहे। दूसरा क्या है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं हम इंडस्ट्री से, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, यानी जो भी तरह का हम फैक्ट्रीज लगा रहे हैं वो या तो एयर पॉल्यूशन या तो वाटर पॉल्यूशन किसी ना किसी तरह कर रहा है। और जब हम बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन करेंगे तो उसके कारण क्लीन एयर हमें कहां से मिलेगी, और क्लीन एयर हमारे लिए बेसिक चीज है, हम उसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, तो वो भी जरूरी है। और जब हम वाटर को पॉल्यूटेंट करेंगे, और पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो पानी गंदी हो जाएगी तो हमारा लाइफ ही डेंजर में आ जाएगा। तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या फायदा जब ह्यूमन सिविलाइजेशन रहेगा ही नहीं यहाँ पे। तो चलते हैं आगे, हाउ टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे बहुत सारे उपाय हम लोग कर रहे हैं, उसी उपाय को इस स्लाइड के माध्यम से यहाँ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मोर पॉपुलेशन मोर गार्बेज, जितना ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है उतना ज्यादा कूड़ा बन रहा है। व्हाट टू डू, लेस पॉपुलेशन लेस वेस्ट। तो इसका एक ही उपाय है कि हम लोग पॉपुलेशन को कम करें ताकि हमारा वेस्ट जो है यानी कचरा जो है वो कम हो। मोर इंडस्ट्रीज मोर कोल रिक्वायर्ड, जितनी ज्यादा इंडस्ट्री है उतना ज्यादा कोयला हम की जरूरत होती है हमें। मोर इंडस्ट्री यूज सोलर पावर, अब जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं वो उतना ज्यादा सोलर क्या करती है, पावर कंज्यूम करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोयले के जगह पे सोलर प्लेट का ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि कोयला लिमिटेड मात्रा में लेकिन सनलाइट तो हमेशा रहेगा। तो हम एनर्जी प्रोडक्शन का तरीका चेंज करके कोल को बचा सकते हैं, और ये एक माध्यम हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आगे के स्लाइड पे देखते हैं, हाउ टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे करें। तो प्रॉब्लम क्या है हमारा, पेट्रोलियम फिनिशिंग रेपिडली टू एग्जॉस्ट बाय 2060, हाउ विल कल कार रन। जब पेट्रोलियम हम लोग जिस भी लेवल पे अभी कंज्यूम कर रहे हैं पेट्रोलियम, ये माना जा रहा है कि अगर यही रफ्तार रहा पेट्रोलियम के कंजम्पशन का, 2060 तक ये पूरा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। अगर 2060 तक ये पूरा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, उसके बाद कार कैसे रन करेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रेट ऑफ डिफिशिएंसी शुड एक्सीड रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट्स। हम लोग इसके सब्सटीट्यूट को ढूंढ रहे हैं, जैसे बैटरी, ईवी कार्स एक ऑप्शन है। हम लोग सौर प्लेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और उससे फिर बैटरी चार्ज करें और उसके थ्रू कार को हम लोग रन करा सकते हैं, ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नजर दिया जा सके। स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, स्ट्रेटेजीज क्या है सस्टेनेबल ग्रोथ के, विच फ्यूल ट्रेडिशनली यूज्ड इन रूरल एरिया, कौन कौन से फ्यूल रूरल एरियाज में यूज होते हैं। कॉ डंग केक बर्निंग, प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ट्रेडिशनल रूल क्या है गांव में, जैसे गोईठा के थ्रू खाना पकाना, बर्निंग वुड्स, हम लोग लकड़ी को जलाते हैं उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो इन सब चीजों को मिला दें अगर, तो रूरल एरियाज में जो फ्यूल का ट्रेडिशनल यूज है उसके कारण काफी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। न्यू अल्टरनेटिव मेथड प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट, बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड जो है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। तो उसमें से क्या क्या है, तो गोबर गैस प्लांट है। गोबर गैस प्लांट में क्या होता है, कॉ डंग को हम एक टैंक में डालते हैं और उसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एलपीजी सिलेंडर, तो एलपीजी सिलेंडर क्यों जरूरी है, तो कुकिंग गैस प्रोवाइड टू होम बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, एलपीजी सिलेंडर इज क्लीनर फ्यूल, रिड्यूस हाउस होल्ड पॉल्यूशन, प्रिवेंट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट। हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। एलपीजी सिलेंडर के थ्रू हम लोग खाना बनाए ताकि पॉल्यूशन कम क्रिएट हो, प्रिवेंट ट्री फ्रॉम बीइंग कट, और पेड़ों को रोकना होगा, क्योंकि वुड हम लोग जब लाते हैं तो वो कैसे लाते हैं, पेड़ों को काट के ही लाते हैं। तो इस तरह से डबल लेवल पे, एक तो हम जो पॉल्यूशन रोक रहा है उसे काट रहे हैं और उसी से खाना बना के फिर से पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। यूजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस,
हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिस को। तो मॉडर्न सिस्टम यूज केमिकल हार्मफुल टू बॉडी। हम लोग जो मॉडर्न सिस्टम में यूज करते हैं यूजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। तो ट्रेडिशनल नॉलेज को और प्रैक्टिस कैसे करते हैं, जैसे हम लोग मॉडर्न सिस्टम में यूज करते हैं केमिकल्स जो हमारे बॉडी को इंपैक्ट करता है, डेवलप्ड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और फार्मास्यूटिकल्स में जब हम दवाई को बनाते हैं तो उससे काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो ट्रेडिशनल तरीका अपना सकते हैं, यूज नेचुरल प्रोडक्ट, जैसे पेड़ पौधे से जो तैयार होता है प्रोडक्ट, आयुर्वेद जिसे हम बोलते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। इससे हमारा पॉल्यूशन भी नहीं होगा और इन्वायरमेंट डैमेज भी कम होगा। विंड पावर एक बड़ा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो मीनिंग क्या है? पावर ऑब्टेन्ड बाय हार्नेसिंग एनर्जी ऑफ विंड इज कॉल्ड विंड पावर। पावर को ऑब्टेन करने के लिए एनर्जी, हार्नेसिंग एनर्जी ऑफ विंड, यानी विंड पावर, यानी विंड के थ्रू जब हम एनर्जी को जनरेट करते हैं तो उसे ही विंड पावर बोला जाता है। हाउ इट फंक्शंस? पावर ऑफ विंड मेक्स द टरबाइन मूव एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पावर ऑफ विंड मेक, ये जो विंड का पावर है वो बनाता है, टरबाइन को मूव कराता है एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वेयर यूज्ड, कहां यूज होता है? इन विंडी एरिया, ओपन स्पेसेस नॉट सराउंडेड बाय बिल्डिंग। जहां पे विंडी एरिया हो, यानी जहां पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो, वहां पे हम ये लगा सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके? सेव कॉस्ट ऑन पॉल्यूशन फ्री। सबसे पहला चीज, इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, यानी विंड मिल के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है और हमारा कॉस्ट भी सेव करता है, यानी डबल फायदा है इससे। सोलर पावर, सोलर पावर एनर्जी का एक बड़ा माध्यम हो सकता है। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि सौर ऊर्जा से, यानी सूर्य के रोशनी से जब हम यूज करके, क्योंकि सूर्य का रोशनी तो आता ही है हमारे धरती पे, उसको यूज करके हम सोलर पावर जनरेट करते हैं। हाउ इट फंक्शंस, ये कैसे काम करता है? बाय यूजिंग सोलर पीवी सेल, दे एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या करता है? सोलर पीवी सेल्स को एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और इसे कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक करंट में। डन, इसे इलेक्ट्रिक करंट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। वेयर यूज, कहां यूज होता है? एरिया क्लोजर टू इक्वेटर वेयर प्लेंटी ऑफ सनलाइट इज रिसीव्ड। एरिया क्लोजर टू इक्वेटर, एरिया जो क्लोज है इक्वेटर के, वेयर प्लेंटी ऑफ सनलाइट इज रिसीव्ड, जहां बहुत ज्यादा सनलाइट रिसीव होता है। बेनिफिट्स, सेव कॉस्ट, पॉल्यूशन फ्री, सुटेबल फॉर रिमोट एरियाज। तो बेनिफिट इसके क्या क्या है? इससे कॉस्ट हमारी सेव होती है, ये पॉल्यूशन फ्री है और ये रिमोट एरियाज के लिए काफी अच्छा है। मिनी हाइडल प्लांट्स, मिनी हाइडल प्लांट्स क्या क्या है? पहले मीनिंग को जानते हैं। These are power plant which generate electricity with the help of water। इसका मीनिंग क्या है? These are power plant, ये ऐसे पावर प्लांट है जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर के थ्रू। बहुत जगह आपने टरबाइन देखा होगा डैम्स में, डैम्स का पानी जब टरबाइन पर गिरता है तो वो मोटर को रोटेट करते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाउ इट फंक्शन, ये कैसे फंक्शन करता है? एनर्जी फ्रॉम स्टीम इज यूज टू टर्न स्मॉल टरबाइन। एनर्जी जो है वो स्टीम के द्वारा यूज होता है स्मॉल टरबाइन को घुमाने से, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। वेयर यूज इट मॉन्टेनियस एरिया, जहां पहाड़ी एरिया, पहाड़ी एरिया में क्यों? क्योंकि पहाड़ी एरिया ऊंचा होता है और जब हम ऊंचे क्षेत्र से किसी नीचे क्षेत्र में पानी को गिराते हैं तो उसमें फ्लो ज्यादा होता है और वो टरबाइन को ज्यादा तेजी से घुमा सकता है। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? तो बेनिफिट्स है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। पहला तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। नो नीड फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट, इसमें किसी भी तरह का लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लेस ट्रांसमिशन लॉस, और इसमें काफी लेस ट्रांसमिशन होता है। वास्ट नेचुरल रिसोर्सेस, वास्ट नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या है? वास्ट नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल,
तो इसमें क्या क्या है, रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल का जो क्वालिटी है काफी रिच है। नंबर ऑफ रिवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, नंबर ऑफ रिवर जो है वो काफी सारे हैं। लस ग्रीन फॉरेस्ट, जो ग्रीन फॉरेस्ट है वो उसका एरिया काफी बड़ा है। रेंज ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के रेंज काफी सारे हैं। इंडियन ओशियंस है हमारे पास, लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स, और हमारे पास मिनरल्स भी काफी सारा है। ड्यू टू ऑल दिस इंडिया इज एबल टू सपोर्ट 17% ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, इसीलिए हम लोग वर्ल्ड के 17% पॉपुलेशन को क्या कर पाते हैं, सपोर्ट कर पाते हैं। एंड 20% ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन मेयर 2.5% फॉर जोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड, और 2.5% जो है वो अदर जोग्राफिकल एरियाज को भी सपोर्ट कर पाते हैं। काउजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, अब लैंड डिग्रेडेशन को पढ़ेंगे कि इंडिया में इसके काउजेज क्या क्या हैं। तो मृदा अपरदन इसे बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं, कि मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी तरह का प्राकृतिक आपदा होता है वो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या क्या है। तो डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल है, यानी कि बहुत ज्यादा पशुओं को पालने के कारण है। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में बहुत ज्यादा आग लग जाती है, वो एक प्रॉब्लम है। इम्प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो काफी इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, बहुत सारा क्रॉप रोटेशन हुआ है। नॉन एडॉप्शन ऑफ सॉइल कन्वर्जन मेजर्स, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज, अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडिया का नेचुरल रिसोर्सेज के तरफ, इफेक्ट उसका क्या है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का नेचुरल रिसोर्सेज पर। व्हाट वी डिड फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, हम लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए क्या किए, तो रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको याद होगा, जिसके तहत गेहूं और चावल की उत्पादकता को हमने बढ़ाया। उसका इफेक्ट क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन, उस समय हम लोगों ने काफी मात्रा में फर्टिलाइजर्स और भी चीजों को यूज किया जिसके कारण लैंड डिग्रेडेट हुआ। अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण ज्यादा होने के कारण हमने पेड़ ज्यादा काटे, तो उसके कारण बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ। और इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रिसोर्सेज, व्हाट वी डिड फॉर इकोनॉमिकल, तो इम्प्रूवमेंट इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम लोगों ने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को काफी बदला, इसके कारण काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। और दूसरा क्या है, किस चीज का इंप्रूवमेंट हुआ, हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का और ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वाहन यूज करने लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया के कारण क्या हुआ, हमारे अंदर इंडस्ट्रीज आई, उन्होंने माल प्रोड्यूस शुरू किया, और उसके कारण से पॉल्यूशन भी होने लगा। व्हाट आर पेट्स, पेट्स क्या है, यानी कि जो हमारे ये हैं जीव जंतु हैं जिसे हम पालते हैं, एनिमल एंड इंसेक्ट्स विद डैमेज क्रॉप, वैसे एनिमल और इंसेक्ट्स जो क्रॉप को डैमेज करते हैं उसे पेस्ट बोलते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या है, केमिकल विच किल पेस्ट, वैसे पेस्ट जो केमिकल, मतलब वैसे केमिकल जो पेस्ट को मारते हैं उसे पेस्टिसाइड बोलते हैं। प्रॉब्लम्स विथ पेस्टिसाइड, क्रॉप इटन बाय अस, केमिकल इंटर आवर बॉडी, अब क्या करता है, हम पेस्टिसाइड्स को प्लांट में डालते हैं, और प्लांट में जब डालते हैं उसी प्लांट से जब क्रॉप होता है तो वो हम खाते हैं, उसके कारण हमें प्रॉब्लम होता है। और वही क्रॉप जब जीव जंतु खाते हैं उसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। और रेन के दौरान जब बारिश होती है तो वही पेस्टिसाइड धुल कर नदियों में मिलता है, और जिसके कारण हमारा पानी खराब होता है। तो ये पूरे चैप्टर में हम लोगों ने एग्जैक्टली पढ़ा कि हम लोग इसका सार जो है, इसका समरी ये है कि हम लोग ऐसे डेवलपमेंट मॉडल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमें कैसे डेवलप कर सकते हैं जिससे हमें क्या मिले, हमें ये मिले कि ऐसा डेवलपमेंट हो कि वो एटमॉस्फेयर पर भी इफेक्ट ना करे। तो एटमॉस्फेयर पर जब कोई इफेक्ट नहीं करेगा चीज, तो क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेयर का रिसोर्सेज भी बना बचा रहेगा, और हम डेवलप भी कर पाएंगे, और
इन दोनों के बीच का समन्वय बहुत जरूरी है, यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन और नेचुरल रिसोर्स, ये दोनों अगर बैलेंस में चलेंगे तो हमारी प्रकृति भी अच्छे से काम करेगी और ह्यूमन सिविलाइजेशन लॉन्ग लास्टिंग होगा। इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो चैप्टर का, तो क्वेश्चन आंसर जैसी चीजें काफी छोटी हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो आपको आ ही जाएंगे। तो इस पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड कर लें, और मैं बता देता हूँ इस पीडीएफ को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पे टाइप करना है आपको। नॉर्मली आप किसी भी प्लेटफॉर्म से यूज कर रहे हो, फोन, टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से, आपको इविट कैश एंड के पर जाना है, और फिर उसके वेबसाइट पर जाना है, और वेबसाइट के होम पेज को जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर क्लास 11 के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के। तो अभी हम लोग क्लास 7 में हैं। जब आप क्लास 7 पे जनरली क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगा, और आप इसे यहाँ डाउनलोड करके अपने साथ रख सकते हो। मिलते हैं हमारे आखिरी क्लास में, यानी कि क्लास 8 तक ही, यानी चैप्टर 8 है हमारे क्लास 11th में। और उसके बाद एक समरी क्लास हम लोग करेंगे, यानी ओवरऑल प्रोस्पेक्ट, यानी पूरे किताब में हमें क्या सीखने को मिला, इस पर करेंगे। और आशा करता हूं कि जो लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जिन्हें इकोनॉमिक्स का यूज होता है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट पर बात होती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए